हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के कई सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा नया सिद्धांत स्टार्ट होगा, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉमसन ने किया था। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत को स्टार्ट करने से पहले इसके उपनामों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जिन सिद्धांतों के ज़्यादा उपनाम होते हैं तो क्वेश्चन वहीं से एग्जाम में फंसा के आता है, उसके और नाम के बारे में पूछ लिया जाता है और हम वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए पहले इसके और सारे नामों के बारे में जान लेते हैं, इसके उपनाम क्या क्या हैं। पहला तो इसका बुद्धि का प्रतिचयन सिद्धांत इसका नाम है। ठीक है, अगला नाम इसका है बुद्धि का संग सत्तात्मक सिद्धांत। ठीक, तीसरा है इसका नाम बुद्धि का न्याय दर्श या न्याय दर्शन सिद्धांत। न्यायदर्शी में लिख रही हूँ सिद्धांत। ठीक है, ये इतने नाम हो गए। और इसके अलावा इंग्लिश में इसको, चूंकि इसका प्रतिपादन थॉमसन महोदय ने किया था, तो इसको थॉमसन्स सैम्पलिंग, जो ये एक प्रतिदर्श है उसको सैंपल भी बोलते हैं, तो इसी वजह से थॉमसन्स सैम्पलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इतने सारे नामों से ये सिद्धांत जाना जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? इन नामों को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं। संसदात्मक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या दर्शाई गई है, या कह सकते हैं न्यायदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को क्या बताया गया है, या प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार, प्रतिचयन सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि का क्या स्वरूप है। या कह सकते हैं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि थॉमसन की सैम्पलिंग थ्योरी में बुद्धि को उन्होंने क्या कहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, और हमारे मन में अगर सिर्फ प्रतिदर्शी याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और कई तरह से ये घुमा के क्वेश्चन एग्जाम में देते ही देते हैं। तो इसलिए इसके उपनामों को भी नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे सिद्धांतों में मैंने उनके उपनामों की चर्चा की है, तो इसके भी ऐसे उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब और इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका प्रतिपादन अभी आपको बताया है। प्रतिपादन थॉमसन ने किया था। कब किया था? 1955 में किया था। ठीक है, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श का मतलब ही होता है नमूना, नमूना या सैंपल। ठीक है, तो प्रतिदर्श को इन्होंने एक नमूना माना था। नमूना इन द सेंस ऐसा नहीं है कोई एक नमूना बता दिया। इनका सिद्धांत कुछ कुछ स्पीयरमैन की थ्योरी से मिलता जुलता था। इसमें स्पीयरमैन की थ्योरी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनका कहना था कि कुछ जनरल कारक होते हैं, कुछ स्पेशल कारक होते हैं। तो जब कोई एक कार्य करना होता है तो स्पेशल कारक जनरल कारक का सपोर्ट करता है। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता इनका सिद्धांत था। थॉमसन महोदय के अनुसार उनका कहना था कि बुद्धि तो होती ही है, और उस बुद्धि के साथ साथ व्यक्ति में अनेक मानसिक योग्यताएं होती है, और व्यक्ति जब कोई कार्य करने चलता है तो अपनी उन मानसिक योग्यताओं में से कुछ योग्यताओं का चयन प्रतिदर्श के रूप में करके उस कार्य को, पर्टिकुलर कार्य को अंजाम देता है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको नोट्स इसके लिखा दे रही हूँ, क्योंकि जितनी बातें हैं बातें आप कह के और निकाल भी देंगे
इधर से सुनेंगे, कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। आप इतनी चीज़ें गलती आपकी भी नहीं, इतने कॉम्पिटिशन्स हैं, इतने सारे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, तो कही सुनी बातें कितनी देर तक याद रहेंगी? तो इसके लिए इसका सबसे अच्छा तरीका है नोट्स बनाना। आप नोट्स बनाएँगे तो ये जब भी आप इसको सुने तो रहेंगे, ये आपके दिमाग में बैठेगी बातें। चूँकि मैं समझाती ऐसा हूँ कि आपके दिमाग में रहेंगी। कहीं कुछ भूलता है तो नोट्स नोट्स ऐसी चीज़ होती है, ऐसे आपकी ऐसी हेल्पिंग बुक होती है कि आप जब भी एग्ज़ाम में अपने शब्दों में चूँकि नोट्स बनाते हैं, तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, एक बार भी उसको रिवाइज़ करेंगे, तुरंत आपको चीज़ें याद आ जाएँगी। ये जो बातें मैं कह रही हूँ, ये सारी बातें उससे कोरिलेट करेंगी और सारी बातें आपको याद आ जाएँगी, सारे सिद्धांत आपको याद रहेंगे। तो नोट ज़रूर बनाते रहिए, इसको मेन पॉइंट ही नोट करते रहिए, पर नोट ज़रूर करते रहिए। इनका कहना था कि बुद्धि अ, अकेली नहीं होती, एक कोई तत्व नहीं होता है, बल्कि बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। बनी होती है, ऐसा थॉमसन महोदय का कहना था, ठीक है? इसके अलावा इन्हें कहते थे कि जो व्यक्ति कार्य करता है, जितना भी व्यक्ति कार्य करता है कि व्यक्ति का प्रत्येक कार्य उसकी विशेष योग्यताओं का प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन होता है। उनका कहना था कि व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है तो उसका हर एक कार्य उसकी जो स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी व्यक्तिगत विशेषताएँ जो होती हैं, उसकी योग्यताएँ जो होती हैं, उसका प्रदर्शन कर रहा होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरी विशेष योग्यता है। मैं आपको कुकिंग भी सिखा सकती थी, यहाँ पे गाना भी सिखा सकती थी, म्यूज़िक की क्लास भी ले सकती थी, डांसिंग की क्लास भी ले सकती थी, पर मेरी विशेष योग्यता क्या है? पढ़ाने की। तो जब भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो उसकी एक विशेष योग्यता का प्रदर्शन कर रहा होता है। वो उसकी विशेष मतलब जो उसकी एक प्रतिभा होती है, उसका एक टैलेंट होता है, उसको वो प्रदर्शित कर रहा होता है, ठीक है? इसके अलावा उनका कहना होता है कि किसी भी किसी भी कार्य को या कह लीजिए विशेष कार्य को करते समय व्यक्ति अपनी विशेष योग्यता या मानसिक प्रक्रिया भी इसको कह सकते हैं, का चयन करता है, ठीक है? मतलब कि व्यक्ति की जो मानसिक योग्यताएँ होती हैं, मानसिक प्रक्रिया नहीं, मानसिक योग्यता कह सकते हैं। व्यक्ति की जो मानसिक योग्यताएँ होती हैं, उसकी जो विशेष योग्यता होती है, किसी कार्य को करने से पहले उनका उनमें से चयन करता है कि उसकी विशेष योग्यता क्या है और उसी के आधार पर व्यक्ति सेलेक्ट करता है। अपने उसके जो काम होते हैं, उसको सेलेक्ट करता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ। ठीक है? प्रतिदर्श के रूप में जो ये विशेष योग्यताओं का चयन करता है, ये प्रतिदर्श के रूप में करता है। प्रतिदर्श के रूप में लिख लीजिए, नहीं भूल जाएंगे। चयन करता है, ठीक है?
वो अपने उसकी जो विशेष योग्यता होती है, ऐसा तो नहीं सारी योग्यता उड़ेल देता है। उसका एक सैंपल आपके सामने या किसी के सामने वो प्रस्तुत करता है, जब भी कोई कार्य करने चलता है, ठीक है? क्या कहना था उनका कि बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनती है और प्रतीक व्यक्ति का प्रत्येक कार्य उसकी विशेष योग्यता या कह लीजिए मानसिक योग्यता का प्रदर्शन होता है। व्यक्ति जब कोई कार्य करने चलता है, तो वह अपनी विशेष योग्यताओं या मानसिक योग्यताओं में से कुछ का सिलेक्शन कर लेता है, किसमें? सैंपल के रूप में। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। मैं रब कर रही हूँ, आगे देखिए। हाँ, जब व्यक्ति अपने कार्य का प्रदर्शन करने के लिए अपनी विशेष योग्यता को सैंपल के रूप में प्रस्तुत करता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप व्यक्ति व्यक्ति की एक मानसिक योग्यता प्रतिदर्श के रूप में सामने आती है या प्रदर्शित होती है। प्रदर्शित होती है, ठीक है। मतलब कि जो उसकी विशेष योग्यता होती है वो हमारे सामने आती है और प्रदर्शित होती है, और उस योग्यता को उसकी उस योग्यता को पूर्ण करने में और उसको पूर्ण करने में अन्य मानसिक योग्यताएं संबंधित होती हैं, उससे होती हैं। मतलब कि जो अन्य उसकी मानसिक योग्यताएं हैं उस प्रतिदर्श को प्रस्तुत करने में उसकी हेल्प करती हैं। जो अन्य मानसिक, ऐसा तो है नहीं कि एक ही मानसिक योग्यता जो प्रतिदर्श के रूप में हमारे सामने आई वही व्यक्ति के अंदर है, नहीं, और भी मानसिक योग्यताएं होती हैं। वो उस विशेष योग्यता को या जो उस समय जिस कार्य का प्रदर्शन कर रहा होता है उसको सामने लाने में वो सब हेल्प करती हैं, ठीक है। ऐसा थॉमसन महोदय का कहना था। अब और उनका क्या कहना था देखिए। इसके अलावा उनका कहना था कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र बौद्धिक क्षमताओं पर निर्भर रहता है, किंतु परीक्षा के समय उनका प्रतिदर्श सामने प्रस्तुत होता है,
ठीक है? उनका कहना था कि बौद्धिक व्यवहार व्यक्ति का जो बौद्धिक व्यवहार होता है, व्यक्ति जो किसी भी समय अपना व्यवहार प्रस्तुत करता है, वो क्या होता है, उसके बौद्धिक उसकी मानसिक योग्यताओं का या उसकी जो स्पेशल योग्यता होती है, जिस समय जिसकी ज़रूरत होती है, उसका वो प्रदर्शन कर रहा होता है। उसकी म बौद्धिक वो स प्रदर्शन कर रहा होता है, कैसे प्रदर्शन करता है? उसकी जितनी बौद्धिक क्षमताएँ होती हैं, उनका वो प्रदर्शन कर रहा होता है, उसी के आधार पर उसका बौद्धिक व्यवहार होता है। किंतु जब कोई एग्जामिनेशन होता है या जिस चीज से रिलेटेड एग्जाम का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई जैसे आपका एग्जाम है टीईटी का नहीं अ, या कह सकते हैं ऐसा भी है जैसे टीईटी का एग्जाम है आप ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर हिंदी पढ़ा तो वो सिर्फ टीईटी में आएगी या आपने साइकोलॉजी पेडागोजी पढ़ा वो सिर्फ टीईटी में आएगा या मैथ्स पढ़ी वो सिर्फ टीईटी में आएगा और आपके अंदर अगर ये योग्यताएं हैं तो कई सारे एग्जाम होते हैं और कोई ऐसा एग्जाम होता है आप टीजीटी दे रहे हैं हिंदी से दे रहे हैं तो सिर्फ हिंदी उसमें आएगी तो परीक्षा के समय या फिर कई परिस्थितियां होती हैं वो भी आपकी परीक्षा होती है तो उस समय जब किसी एक अलग भी व्यवहार की जरूरत होती है अलग मानसिक योग्यता की जरूरत होती है तो वो प्रतिदर्श के रूप में आपके सामने आता है जैसे कई बार शांत रहने की आवश्यकता होती है कई बार समझौता करवाने की आवश्यकता होती है कई बार ऐसा होता है कि उग्र रूप धारण करना भी जरूरी होता है आपके व्यवहार के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं या कई बार होता है आपके अंदर सिंगिंग की भी योग्यता है कई बार डांसिंग की योग्यता का आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं कई बार आप डिबेट में अपने बोलने की योग्यता या क्षमता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो एग्जाम के समय वो पार्टिकुलर योग्यताएं आपकी सामने आती हैं और एक दूसरे का जो आपकी मानसिक योग्यताएं हैं मानसिक क्षमताएं हैं वो एक दूसरी योग्यता या क्षमता का सपोर्ट करती हैं तो प्रतिदर्श के रूप में एक योग्यता आपकी बाहर आती है जैसे मान लीजिए आप बोलने की क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं तो बोलने की क्षमता में सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है तो एक दूसरी क्षमता होती है कॉन्फिडेंस की वो किसको बोलने की क्षमता को आप सपोर्ट कर रही होती है तो आपकी बोलने की क्षमता प्रतिदर्श के रूप में सामने आती है ठीक है या आप मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ राइटिंग बहुत खराब होती बहुत सुंदर नहीं है पर बहुत खराब होती तो भी आप मेरी लिखने की क्षमता ना होती मैं पढ़ा रही होती सिर्फ बोलने से तो काम चल नहीं जाता है लेखन शक्ति भी यहाँ जरूरी है तो बोलने के साथ कॉन्फिडेंस भी जरूरी है तो ये सारी क्षमताएं मेरी पढ़ाने में मुझे सपोर्ट कर रही हैं आप समझ रहे हैं बात को तो इसी तरह एक क्षमता का प्रदर्शन हो रहा होता है अन्य क्षमताएं उसको सपोर्ट कर रही होती हैं ठीक है इसके अलावा थोड़ी सी चीजें आप जान लीजिए कि ये स्पीयरमैन के सिद्धांत से मिलती जुलती ही थी पर ये सिद्धांत इन्होंने क्यों बनाया था स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरोध में बनाया था स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरोध में बनाया था अब आप कह रहे होंगे आपने कहा कि वो सिद्धांत आता है तो ये भी आता होगा ऐसा नहीं है कि वही सिद्धांत इन्होंने रखा इनका जैसे स्पीयरमैन ने कहा था कि जनरल कारक होते हैं और स्पेशल कारक उनको सपोर्ट करते हैं वैसा ही ये सिद्धांत है मानसिक योग्यताएं एक आगे प्रतिदर्श के रूप में सामने आती है अन्य उसको सपोर्ट कर रही होती हैं ऐसा इनका कहना था स्पीयरमैन का कहना था जो जनरल कारक होते हैं सामान्य कारक होते हैं उनको स्पेशल कारक सपोर्ट कर रहे होते हैं जनरल कारक सभी में होते पर इनका कहना था कि जो अलग अलग बौद्धिक क्षमताएं या मानसिक योग्यताएं होती हैं वही एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और एक उसमें से सामने आ जाती है मतलब कि जिसका एग्जामिनेशन या जिसका हम टेस्ट ले रहे होते हैं या जिसका प्रदर्शन उस समय जरूरी होता है किसी कार्य को करते तो ये उनके सिद्धांत के विरोध में बना था विरोध में इसलिए क्योंकि इनका मानना था कि जी फैक्टर या एस फैक्टर जैसा कुछ नहीं है इनका कहना था ये बल्कि व्यक्ति की मानसिक योग्यताएं होती हैं ठीक है इसलिए इसको कह सकते हैं इनका कहना था इन्होंने सामान्य कारकों की व्यवहारिकता को महत्व दिया था किसको इन्होंने सामान्य
कारक की व्यवहारिकता को महत्व दिया था। व्यवहारिकता को कैसे महत्व दिया था? व्यवहारिकता को इसलिए कि जब हम किसी कार्य को करने चल रहे होते, वो समाज से रिलेटेड व्यवहार होता है या किसी से रिलेटेड वो व्यवहार ही होता है या अपनी चीज का प्रदर्शन करना होता है, तो इसीलिए इन्होंने सामान्य कारक जो होता है उसकी व्यवहारिकता को महत्व दिया था कि जब जिस समय जिसकी जरूरत होती है वह प्रतिदर्श के रूप में सामने आ जाता है, प्रतिदर्श के रूप में सामने आता है और अन्य जो कारक होते हैं उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। इस तरह से हम जानते हैं कि उन्होंने ये कहा कि सामान्य कारक की व्यवहारिकता को उन्होंने महत्व देना बताया था। ठीक है, आई होप आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है, कोई मन में प्रश्न उठते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थ्योरीज के साथ, तब तक के लिए।